हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अपग्रेड एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेंट्रल गवर्नमेंट का तीसरा टॉपिक प्राइम मिनिस्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, उसे आप एक बार अवश्य देख लें। इसके बाद मैं आपको सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाऊंगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। देन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सभी के बारे में हम बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में प्राइम मिनिस्टर का जो टॉपिक है वो छोटा ज़रूर है, बट इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो मिस हो। पॉलिटी सेक्शन में मैंने कमीशंस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया है, वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करके मैंने 2 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है और बहुत अच्छे से समझाया। एक बार उस वीडियो को आप अवश्य देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपग्रेड एजुकेशन नाम का यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है और डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर में ही इंडिया में होती है। तो अभी याद रखेंगे, प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है अनऑफिशियली, बट ऑफिशियली प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही ऑफिशियल्स काम होते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट ज़रूर प्रेफरेंस ऑर्डर में प्रेसिडेंट ऊपर है, बट डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ी बॉडी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहा गया है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और डी जूरी एग्जीक्यूटिव, तो आप ये नाम याद रखेंगे, डायरेक्टली MCQ में पूछे जाते हैं। डी जूरी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को कहा जाता है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर में निहित होती हैं, और जो नाम मात्र की शक्तियां हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो आप ये चीज़ें से क्लियर हो रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्रेसिडेंट के बारे में है कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट कहलाता है। मतलब स्टेट यहाँ पे कंट्री से कंपेयर किया गया है, और किसी राष्ट्र का सर्व प्रमुख प्रेसिडेंट ही होता है। इनफैक्ट फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन कहा जाता है प्रेसिडेंट। वहीं अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। सरकार का सर्व प्रमुख व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए इसे हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है। अगर प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। 74, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76 छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78, ये जो 4 आर्टिकल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 75 सीधे कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। 8 नेशनल पार्टीज़ लोकसभा चुनाव होने से पहले एक सदस्य को नॉमिनेट कर देती हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये व्यक्ति हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। इससे प्रेसिडेंट को आसानी होती है आफ्टर इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने में। बट गड़बड़ कब होती है, जब कोई भी सिंगल पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, कोalition की गवर्नमेंट बनती है। एट दैट टाइम सबके पास अपने अपने फेसेस हैं प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। तो ये टोटली डिपेंडेंट हो जाता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि किस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर चुनता है, और उसे 1 महीने की मोहलत देता है कि आप बहुमत साबित करिए। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, तब भी प्रेसिडेंट एंजॉय करता है अपनी स्वविवेकी शक्ति और पार्टी से ही किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर लेता है एज अ PM, और उसे भी मौका देता है कि आप बहुमत साबित करिए। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि वो पार्टी जो भी प्रेफर करती है, जिस व्यक्ति को प्रेफर करती है उसे वो अपॉइंट कर देता है एज अ PM। तो आप ये याद रखेंगे। अगर इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में ऐसा हो चुका है। नीलम संजीव रेड्डी जी ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1979 में, और जब मोरारजी देसाई जी की सरकार अल्पमत में आई और गिर गई, तब फिर कोएलिशन गवर्नमेंट में एक व्यक्ति को चुनना था, तो इन्होंने चरण सिंह जी को चुना था और उन्हें मौका दिया कि आप अपना लोकसभा में बहुमत साबित करिए। फिर ऐसा हुआ भी, और चरण सिंह जी ने 1-1.5 साल सरकार चलाई। तो ऐसी जो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो इंजॉय वो करता है, तो आप ये याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है, जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था और फिर प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो किसी को भी चुनकर उसको मौका दे सकता था। राजीव गांधी जी को उन्होंने चुना, फिर तो पार्टी ने भी सर्वसम्मति से राजीव गांधी जी पर मोहर लगा दी
और राजीव गांधी जी आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे सिचुएशन पे राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ एंजॉय करता है। मैं बात करूं कि ये जो 1 महीने वाली पॉलिसी है, 1 महीने का समय देना, बहुमत साबित करना, ये कब से चल रहा है? तो 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो पार्टी में से किसी व्यक्ति को चुन सकता है एज अ प्राइम मिनिस्टर और उसे 1 महीने की मोहलत दे सकता है लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए। तब से ये ट्रेंड चलता आ रहा है। मैं बात करता हूँ कि एक और सिचुएशन होती है कि मान लीजिए पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया किसी व्यक्ति को कि अगर हम जीते हैं तो ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन वो संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तब प्रेसिडेंट क्या करता है कि अपॉइंट कर तो लेता है, बट उसे 6 महीने का समय देता है कि वो लोकसभा राज्यसभा में किसी की भी सदस्यता वो ले ले। अच्छा, ये कब से चल रहा है? तो ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस है ये चल रही है। वो राज्यसभा ये लोकसभा में किसी सदस्य ले सकता है 6 महीने के अंदर अंदर। तो आप ये याद रखेंगे। अच्छा, संवैधानिक रूप से भी ये कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होगा भारत का, वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो सकता है ना? तो ये आप याद रखेंगे। अगर हम इतिहास देखें तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा से सदस्य थे। तो यहाँ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है लोकसभा या राज्यसभा को लेकर, है ना? सदन में संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य हो सकता है। अगर वहीं मैं ब्रिटेन के संविधान की बात करूं तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा से ही सदस्य होना चाहिए। वहाँ भी अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। अपर हाउस वहाँ राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट, वहीं लोअर हाउस लोकसभा है। तो बेसिकली जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा से ही निर्वाचित होकर आना चाहिए, ना कि राज्यसभा से। तो ये दोनों में अंतर है भारत के संविधान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति में और ब्रिटेन के संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। ये बेसिक डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उसके शपथ की, टर्म्स की, सैलरी की। शपथ की बात करूं तो आप सबको पता है प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाता है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद होते हैं वो शपथ जो लेते हैं, जो कंटेंट वो बोलते हैं, वो सेम कंटेंट प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे आप। टर्म्स की बात कर लेते हैं तो टर्म्स तो सिंपल है कि जब तक वो लोकसभा में अपना मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं तब तक वो कार्यकाल में बने रहेंगे। अगर मेजॉरिटी में वो नीचे आ गए, बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी जो होती है वो भारत के जो सांसद होते हैं उनके बराबर प्रधानमंत्री की सैलरी होती है। बट 2018 में रेजोल्यूशन पास हुआ था और सैलरी को बढ़ाया गया था। तो आप इससे पता चल गया होगा कि पार्लियामेंट में वोट होता है इनकी सैलरीज के लिए। तो आप ये याद रखेंगे, है ना? ईयर टू ईयर बेसिस पर इनकी सैलरी में चेंजेस आते रहते हैं। अगर मैं बात करूं एमपी और प्राइम मिनिस्टर में बेसिक डिफरेंस की, तो सैलरी तो ज़रूर सेम होती है, बट कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो एक्स्ट्रा प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, जैसे मेडिकल अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, स्टैम्पटरी अलाउंसेस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कंपेयर में प्राइम मिनिस्टर को मिलती है। बात करें 2018 में मैंने बताया रेजोल्यूशन आया था पार्लियामेंट में सैलरी को बढ़ाने को लेकर। अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी आज की डेट में 3,80,000 रुपये पर मंथ है। तो आप ये दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्टर्स के बारे में। जो मंत्री होते हैं, मंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करता है, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ तक जो कि पोर्टफोलियो दिया जाता है मंत्रियों को वो प्रधानमंत्री के ही अकॉर्डिंग दिया जाता है। प्रधानमंत्री जैसा चाहें, जिसको चाहें उसको वो पोर्टफोलियो दे सकते हैं। तो ये आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री की यहाँ पे पावर हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और उसके पीएम की एडवाइस पर करता है। प्रधानमंत्री की सलाह यहाँ पे मस्ट होती है। तो आप ये याद रखेंगे। ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की पोस्ट है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी है। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति, चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ फिनांस कमीशन इनकी नियुक्ति, तो ये सब राष्ट्रपति करता है, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे रामनाथ कोविंद जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलवा रहे हैं। इसके दौरान वो 4 लाइन है जो कि बोलते हैं। पहले लाइन में वो बोलते हैं टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड में टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया।
थर्ड में टू फेथफुली एंड कंसिस्टेंटली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, एंड फोर्थ में बोलते हैं टू डू राइट टू ऑल मैटर्स ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर ऑफ फेवर, अफेक्शन और इल विल। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, 4 लाइन्स हैं, वो राष्ट्रपति जी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री को बुलवाते हैं। तो आप इससे फेमिलियर रहेंगे, पूछ भी सकते हैं। आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल्स को मैंने बता दिया कि 74, 75, 76 छोड़ दीजिए क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। 77, 78 ये 4 आर्टिकल्स जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब क्या होता है, जो भारत में लोकसभा की जितनी सीट, मान लीजिए 545 सीटिंग कैपेसिटी है, उसका 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। 75A में क्या कहा गया है कि जो द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को चुना जाएगा। 75B में क्या कहा गया है कि जो मिनिस्टर होगा उसका जो कार्यकाल होगा वो राष्ट्रपति के पर्यंत होगा जब तक वो चाहे, क्योंकि जब तक मेजॉरिटी इंजॉय कर रहा है, ठीक है, रूलिंग पार्टी, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ पे बने रहेंगे। अगर मेजॉरिटी गई तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। 75C की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होगा वो कहीं ना कहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा में उसको बहुमत बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पद से इस्तीफा देंगे। आर्टिकल 77 में क्या कहा गया है कि जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है भारत सरकार का, उसकी नियमावली, उसकी पूरी प्रणाली 77 में बताई गई है। 78 में क्या बताया गया है, तो ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 78 में कहा गया है। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसकी जितनी पावर होती है, अगर इंडिया में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पोस्ट देखे तो वो प्राइम मिनिस्टर का है, सेम पावर इंजॉय करता है वो यूएसए के प्रेसिडेंट जैसी। तो आप ये याद रखिएगा, ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। अब बात करते हैं, एक पॉइंट और आता है कि ऐसे कितने मुख्यमंत्री हुए हैं जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसे 6 मुख्यमंत्री हुए हैं। उनमें से पहला नाम मोरारजी देसाई जी का है। मोरारजी देसाई जी बम्बई के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे 1952 से लेकर 1956 तक। फिर 1977 में आप सबको पता है जनता पार्टी के द्वारा इन्होंने लीड किया और एज अ PM ऑफ इंडिया बन के आए। पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे। सेकंड बात करते हैं चरण सिंह के बारे में। चरण सिंह अनडिवाइडेड यूपी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और ये आगे चलकर 1979 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार गिर गई तो चरण सिंह जी बने थे प्रधानमंत्री। ये आप याद रखेंगे 1979 में। और ये CM यूपी के कब से कब तक थे, तो 1967 से 68 तक ये CM थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यूपी के CM रह चुके थे और 1989 में ये इंडिया के PM बने थे। आप ये याद रखेंगे। PV नरसिम्हा राव जी आंध्र प्रदेश के CM रहे थे 1971 से 73 तक और 1991 में ये PM बने थे इंडिया के, 1996 तक रहे थे। HD देवगौड़ा की बात करो तो कर्नाटका के CM रह चुके हैं और 1996 में ये PM बने थे इंडिया के। नरेंद्र मोदी जी की बात करो तो 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। 2014 से अब तक वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब भारत देश अपना आज़ाद हुआ था तो प्रेसिडेंट ने कुछ नियम बना दिए थे। नियम क्या थे कि अगर प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उसको प्रधानमंत्री हम बना देंगे, एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हम बना देंगे। तो ऐसा मौका भी आया और जवाहरलाल नेहरू जी का जब देहांत हुआ कार्यकाल के दौरान तो गुलजारीलाल नंदा जी सबसे वरिष्ठतम मंत्री हुआ करते थे, तो उनको एक्टिंग PM के रूप में अपॉइंट किया गया। फिर बात करते हैं गुलजारीलाल नंदा जी आए, उनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। फिर गुलजारीलाल नंदा जी आए एक्टिंग PM। तो ये आप याद रखेंगे। फिर ये ट्रेंड चेंज हुआ, मैंने सुनाया आपको 1980 में दिल्ली का वर्डिक्ट, जिसमें बताया गया कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी व्यक्ति को उस रूलिंग पार्टी में चुन सकता है और उसे ये मौका देता है कि आप 1 महीने के अंदर अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करिए। ये 1980 से ट्रेंड बदला और फिर आगे चलकर और भी नियम इसमें जुड़ते चले गए। नेक्स्ट बात करते हैं तो VP सिंह और HD देवगौड़ा जी के बारे में है। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए वोटिंग हुई और वहाँ वो हार गए। मतलब 2 ही प्रधानमंत्री हुए हैं जो लोकसभा में अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाए हैं। तो नाम याद रखेंगे VP सिंह और HD देवगौड़ा। ये मैंने लिस्ट लगाई है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया की। तो पहले प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हुए वो जवाहरलाल नेहरू जी हुए। इनके निधन के बाद एक्टिंग PM के तौर पर गुलजारीलाल नंदा जी वर्क करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी इलेक्शन जीतते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है तो गुलजारीलाल नंदा जी एक्टिंग PM बनते हैं। फिर इलेक्शन में जीतती हैं इंदिरा गांधी जी, ये रहती हैं। अगर इनकी सरकार गिरने के बाद मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार।
पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई होते हैं, इनकी भी अल्पमत के कारण सरकार गिरती है। चरण सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, फिर इलेक्शन होते हैं, इंदिरा गांधी जी बनती हैं, इनका असैसिनेशन हो जाता है, हत्या हो जाती है, तो राजीव गांधी जी उनके छोटे पुत्र प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। इसके बाद इनकी सरकार गिरने के बाद वीपी सिंह की सरकार आती है। वीपी सिंह की सरकार लोकसभा बहुमत साबित नहीं कर पाती है, तो चंद्रशेखर जी आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इलेक्शन होता है, पीवी नरसिम्हा राव जी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। देन अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, सबसे कम 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। इनका अल्पमत रहता है तो पहले इस्तीफा दे देते हैं, ये वोटिंग नहीं करवाते, इसलिए ये बच जाते हैं। एच डी देवगौड़ा जी और वीपी सिंह जी वोटिंग कराते हैं और इनका लोकसभा में हारते हैं, उनको रिजाइन देना पड़ता है, तो ये नाम याद रखेंगे, एच डी देवगौड़ा। फिर जब इनकी लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाते तो आई के गुजराल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव में बहुमत से आते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर 10 साल के लिए रहते हैं। आफ्टर दैट नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, जो अब तक सेवा दे रहे हैं। तो ये कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया की लिस्ट थी, आप अच्छे से देख लेंगे, इनका सेशन याद कर लेंगे। और प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। आई होप प्रधानमंत्री से रिलेटेड आपको सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।